हाँ भाई सुमित, मैंने बोला ना, ये नई म्यूचुअल फंड स्कीम धांसू है। एसआईपी डाल और भूल जा, 5 साल बाद तगड़ा रिटर्न मिलेगा। अरे रिटर्न की बात छोड़, पहले रिस्क देख, कहीं पैसे डूब गए तो। अरे रिस्क तो हर जगह ही यार, और रिस्क नहीं लिया तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे। वैसे बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है। ठीक है, तो पहले तू इन्वेस्ट कर, बाद में मैं करता हूँ। हाँ यार, मैं तो आज ही मैं इस पे इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूँ, और शेयर मार्केट में भी कुछ पैसे लगाया मैंने। अरे यार, पर शेयर मार्केट तो बड़ा रिस्की है, उतार चढ़ाव लगे रहते हैं उसमें। अरे भाई, उतार चढ़ाव से ही तो खेल बनता है, और मैं तो फिर ब्लू चिप शेयर्स में ही इन्वेस्ट करता हूँ। अभी रवि और सुमित अपने इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे कि प्रियंका ने किचन से रवि को आवाज लगाई। रवि जरा इधर तो आइए, देखिए ना ये कुकर फिर से लीक कर रहा है, ढक्कन पकड़ते पकड़ते हाथ जल जाएगा मेरा। रवि फोन को म्यूट करता है और सोफे पर बैठे बैठे ही प्रियंका को आवाज लगाकर कहता है, अरे प्रियंका, इन सब छोटी मोटी बातों के लिए मेरा दिमाग मत खराब किया करो। होता है कुकर, ऐसे ही कभी कभी लीक हो जाता है और कभी कभी ठीक हो जाता है। अपने हिसाब से कुछ जुगाड़ लगाकर मैनेज कर लो, मेरा दिमाग मत खाओ, मुझे ऐसे ही बहुत काम पड़े। इतना कहकर रवि वापस सुमित के साथ बातों में लग जाता है। हाँ सुमित बोल। भाई तेरी इन्वेस्टमेंट वाली बातें सुनकर लगता है तू बहुत आगे जाएगा। तू बहुत बिजी रहता होगा, घर पर ध्यान कैसे देता है? अरे घर पर क्या ध्यान देना, घर तो संभल ही जाता है। मैं घर पर मंथली एक अमाउंट दे देता हूँ और उसके बाद घर को चलाना प्रियंका की जिम्मेदारी है। मेरा फोकस बस अपने काम पर और पैसों को डबल करने में लगा रहता है। प्रियंका जो रवि की बातें सुन रही थी मन ही मन बड़बड़ाती है। हाँ, आपने इस घर पर कभी ध्यान दिया होता तो समझ पाते कि इस घर के खाने पीने के अलावा भी काफी सारी जरूरतें हैं। कभी अपनी मम्मी के पास बैठकर 2 बातें करते तो देख पाते उनकी फटी साड़ियों के छेद को, पर नहीं, आपको इन सब के लिए फुर्सत कहाँ है। प्रियंका, मेरा लंच पैक कर दो, मुझे ऑफिस जाना है। हाँ लाती हूँ टिफिन, तब तक मम्मी जी के पास बैठ जाइए, उनको आपसे कुछ कहना था। अरे प्रियंका, तुम दिन भर घर पर रहोगी ना, सुन लेना मम्मी की बात क्या कहना है उन्हें। अभी मुझे जल्दी से टिफिन दो, लेट हो रहा है। अब प्रियंका बेचारी, उससे कुछ कहते नहीं बनता। वैसे भी रवि से बहस करना बेकार ही था। उसके सर पर एक ही धुन सवार थी, पैसे कमाने की, प्रॉपर्टीज खरीदने की, इन्वेस्टमेंट की। पर घर की जरूरतों से वो कोसों दूर था, और कोई कुछ कहता तो भी नजरअंदाज कर देता था। आज भी प्रियंका ने कोशिश की, पर हमेशा की तरह उसकी कोशिश बेकार थी। प्रियंका ने उसे टिफिन लाकर दिया और वो टिफिन लेकर ऑफिस के लिए निकल गया। तभी मुस्कान ने अपना स्कूल बैग पैक करते हुए कहा, मम्मी मम्मी मेरी मैथ्स की बुक नहीं है, आज सर ने लाने को कहा था, वरना पनिशमेंट देंगे। अरे बेटा, अपनी किसी सहेली से लेकर काम चला लो ना, अभी मैं मैथ्स बुक नहीं ला सकती तुम्हारी। मम्मी मैं ऐसे मांग कर बुक्स कब तक पढ़ाई करूंगी? मम्मी मेरा पेन खराब हो गया, इंकी नहीं निकल रही, नया लेना पड़ेगा, और मुझे कुछ चार्ट पेपर्स वगैरह भी लेना है, 100 रुपए दे दो, हो जाएगा। अरे बेटा, अभी महीने का बजट बड़ा टाइट है, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं तुम लोगों का काम कर सकूं। शाम को पापा आएंगे ना, तब बात करूंगी। पापा से बात करेंगी? पापा तो बस फोन में लगे रहते हैं, हमारे लिए टाइम ही नहीं है। कहने को बहुत बड़े बिजनेसमैन है, पर हमारी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पाते। सिर्फ फीस देने से क्या होता है, स्कूल के बाकी भी तो खर्चे है। मम्मी देखो, मेरी शर्ट फटने को है, पर आपको जब भी कहता हूँ नई शर्ट दिला दो, आप कहती हो पापा से बात करूंगी। अब पापा आके सुनते ही नहीं। बेटा, अपने पापा के लिए ऐसा नहीं बोलते, वो थोड़े बिजी रहते हैं ना, बस इसलिए। मैं बात करती हूँ ना शाम को। सच कह रहे हैं बच्चे। रवि को घर की छोटी मोटी चीजों से कोई मतलब ही नहीं है, अपने बाप पर गया है, बस कमाने और जमा करने में लगा रहेगा, घर की हालत चाहे जैसी हो। अरे भाग्यवान, रवि की गलती तुम मेरे ऊपर क्यों डाले जा रही हो? जब मैं काम करता था, पैसे कमाता था, तब क्या तुमने कभी भी फटी साड़ी पहनी थी? हाँ जी, बात तो आप सही कह रहे हैं, आप भी पैसे कमाने में बिजी थे, सुबह से देर रात तक ऑफिस में रहते थे। पर हाँ, आपने कभी मुझे खाने और पहनने की कमी नहीं होने दी। पता नहीं ये रवि किस पर गया है। अब क्या कर सकते, पता नहीं कब इसे अक्ल आएगी। आओ बच्चों, मैं तुम दोनों को स्कूल बस तक छोड़ आता हूँ। नहीं दादाजी, आप रहने दीजिए, हम खुद से चले जाएंगे। कल जब आप हमें छोड़ने गए थे तो आप गिरते गिरते बचे थे ना। हाँ बेटा, वो इसलिए क्योंकि आजकल ना इस चश्मे से भी सब धुंधला धुंधला दिखाई देता है। हाँ पापा जी, फिर आप रहने दीजिए, घर पर आराम कीजिए। रोनी, मुस्कान, तुम दोनों जल्दी से अपना नाश्ता फिनिश करो और स्कूल के लिए निकलो, बस आती होगी। हाँ मम्मी, बस नाश्ता हो गया है, हम निकलते हैं। ऐसा कहकर मुस्कान और रोनी ने अपना स्कूल बैग लिया और स्कूल के लिए निकल गए। शाम को रवि घर आया। आज रवि बड़ा ही खुश था। वो जाकर सोफे पर बैठते हुए बोला, पापा मम्मी, आज मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ सबके लिए,
सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा और आपको अपने बेटे पर गर्व होगा। क्या हुआ, कहीं फिर कोई नई जगह इन्वेस्टमेंट किया या कोई नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं या फिर कोई लॉटरी लग गई? बेटा तेरे लिए तो यही सब खुशखबरी है ना। अरे नहीं, उससे भी बड़ी बात है। आज मेरे दोस्त ने एक प्रॉपर्टी दिखाई, क्या बताऊं, एकदम सपना जैसा घर है, बड़ा सा खुला खुला और लोकेशन टॉप क्लास। वैसे तो मैंने 4 फ्लैट पहले ही खरीद रखे हैं, पर उसे रेंट पर लगाया है, इसमें हम लोग खुद रहेंगे। अरे पर बेटा घर तो ये है हमारे पास, फिर दूसरे घर की क्या जरूरत है? मम्मी ये घर बहुत छोटा है, मुझे तो इसमें अपने किसी क्लाइंट को बुलाने में भी शर्म आती है। वो घर हमारे लायक है। तो फिर कब खरीदने की सोच रहा है? सोच के आ रहा हूं, बस फाइनल करने ही वाला हूं। और ये जो घर है ना, वो आज जिस रेट में मिल रहा है, कुछ दिनों बाद इसकी रेट डबल ट्रिपल हो जाएगी। मतलब ये डील तो सोने पर सुहागा है। बेटा घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन जरा मुझे भी डॉक्टर को दिखा दे। आजकल ना इस चश्मे से सब धुंधला धुंधला दिखाई देता है, शायद पावर बढ़ गया होगा। अरे पापा चश्मा बस थोड़ा गंदा हो गया होगा, साफ कर लीजिए, सब ठीक दिखने लगेगा। मैं आज बहुत बड़ी डील करने जा रहा हूं, आप बस आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा, लेकिन कुछ नहीं पापा, ये मौका बार बार नहीं आता। सुनिए जी, बच्चे कह रहे थे कि उन्हें कुछ किताबें और चीजें चाहिए, तो आप थोड़े पैसे दे दीजिए ताकि उनकी जरूरतें पूरी हो सके। हाँ, देख लेंगे सब बात में। अभी मुझे निकलना है, देर हो गई तो कहीं ये डील हाथ से निकल ना जाए। मैं ये सब तुम लोगों के लिए ही तो कर रहा हूं। ऐसा कहकर रवि उठकर चला गया। प्रियंका उसके पीछे कुछ कहने की कोशिश करती रही, लेकिन उसके कानों में तो बस नई प्रॉपर्टी का ही शोर था। रवि के जाने के बाद प्रियंका ने शोभा से कहा, देखा मम्मी जी, कितने खुश थे नई प्रॉपर्टी को लेकर। उन्हें इस मकान में रहने में शर्म आती है, इसलिए वो नया मकान ले रहे हैं। पर घर की जो हालत है, उनकी वजह से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी तरफ तो उनका ध्यान तक नहीं है। बेटा ये बात तो है, मुझे दिख रहा है ये हालात, पर उसे क्यों नहीं दिखाई देते। पैसों के पीछे अंधा हो गया है, और आज तो उसने मुझे डॉक्टर दिखाने से भी मना कर दिया एक तरह से। ये बात तो उसकी मुझे भी अच्छी नहीं लगी। प्रियंका की बात को भी कैसे अनसुना करके चला गया वो। घर के सारे बर्तन खराब हो गए, टूटे फूटे से हैं, कुकर खराब पड़ा है, हॉल का पंखा ठीक से काम नहीं करता। बच्चों के और आपके कपड़े तो देखिए, किसी भी तरीके से अच्छे घर के दिखते हैं क्या? सिर्फ घर अच्छा और बड़ा लेने से क्या होता है? हाँ बेटा ये तो सच है, इतने पैसों का करना क्या है जब घर में ही सब खुश ना हो। जब आप लोग इतना सब समझते हैं तो अपने बेटे से कुछ कहते क्यों नहीं, उन्हें कुछ समझाते क्यों नहीं? अरे क्या समझाया बेटा उसे, वो कहाँ हमारी सुनने वाला है। जब तेरी शादी नहीं हुई थी ना, वो तब से ऐसा ही है। पर मम्मी जी ऐसा कब तक चलेगा और कैसे चलेगा, आप ही बताइए। बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं, उनकी भी जरूरत है, और फिर वो अपने पापा से क्या सीख रहे हैं। और बेटा हम क्या कर सकते हैं, रवि को समझाना जैसे भैंस के आगे बीन बजाने बराबर है। हाँ, और कभी मैं उसे समझाने बैठती हूँ ना तो वो उल्टा मुझे ही समझाकर उठकर चला जाता है। प्रियंका बेटा तू ही बोल कर देख ना, शायद तेरी ही कुछ सुन ले। इतना सुनकर प्रियंका ने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चली गई। रात को रवि घर आया, वो बड़ा ही खुश था। उसने आते ही ओमकार से कहा, पापा आखिर मैंने वो मकान खरीद ही लिया, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब हम जल्दी ही नए मकान में शिफ्ट हो जाएंगे। वाह बेटा वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। नए मकान में हर चीज नई नई बनवाना, सारी सुख सुविधा होगी तो सभी बहुत खुश रहेंगे। अरे पापा नई चीजों की क्या जरूरत है, इतना कुछ तो है हमारे पास। ये सारा सामान वहां ले चलेंगे तो काम हो जाएगा। खरीदनी वही चीज चाहिए जिसकी वैल्यू हो। जैसे मैंने ये मकान खरीदा है, अब कुछ दिनों में इसकी कीमत दुगनी हो जानी है। तेरी समझ में बात नहीं आएगी, रहने दे। तभी मुस्कान और रोनी अपने कमरे से रवि के पास आए। उनके चेहरे पर मासूम सी उम्मीद थी। पापा आज मेरी फ्रेंड नई साइकिल लेकर आई थी, पिंक कलर की, बास्केट पे लगी थी आगे। प्लीज पापा अब मुझे भी वैसे दिला दो। और पापा ये देखिए, मेरा बैग तो फटने वाला है, जिप भी अटकती है। स्कूल में सबके पास नया बैग है, बस मेरा ही पुराना है। और शर्ट देखो कितनी टाइट हो गई है। अरे अरे रुक जाओ भाई, अभी इन सब चीजों का टाइम नहीं है। तुम दोनों को पता है ना, हम नया बड़ा मकान ले रहे हैं। देखो अभी ऐसे छोटे छोटे खर्चे मत करो, बड़ा सोचो बड़ा। पर पापा हमें अभी ये सारी चीजें चाहिए, मकान तो है हमारे पास। अभी जरूरत नहीं है बेटा, ये सब तो चलता रहेगा। मकान बड़ी चीज है, समझो। तुम्हें भी मेरी तरफ पैसे के बारे में सोचना चाहिए। फालतू पैसे खर्च करने का क्या मतलब। अब जाओ यहाँ से, होमवर्क करो।
प्रियंका जो रसोई से चाय लेकर आ रही थी, उसे ये सब सुना तो उससे रहा नहीं गया। वो रवि को ताना मारते हुए बोली, हाँ बच्चों, पापा सही कह रहे हैं। नए मकान में रहेंगी तो शायद हवा ही नई बैग और नई साइकिल बना देगी, और हर चीज नए मकान की हवा से ही आ जाएगी। पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रियंका, बात को घुमाओ मत। इनडायरेक्टली मुझे ताना दे रही हो क्या? मुझे समझ में नहीं आता। तुम समझती क्यों नहीं हो? ये सब तुम्हारे और बच्चों के लिए तो कर रहा हूं मैं। सब समझ रही हूँ। बच्चों की जरूरतें बाद में, मकान पहले। कपड़े फटे, बैग टूटे, बर्तन टूटे, पर मकान बड़ा होना चाहिए, बस। प्रियंका, तुम्हारी ना सोच ही एकदम छोटी है। तुम्हें समझाना बेकार है। सामान की पैकिंग करना शुरू करो। हम 1-2 दिन में ही उस नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। अब मैं बहुत थक गया हूं, मुझे नींद आ रही है, मैं कमरे में जा रहा हूं। ऐसा कहकर रवि कमरे में चला गया। प्रियंका बस उसे देखती रह गई। अगले दिन सुबह से घर में हलचल थी। हर जगह कार्टन, टेप और बबल रैप बिखरे पड़े थे। प्रियंका बर्तनों की पैकिंग कर रही थी, तभी रवि ड्राइंग रूम में आया। उसे देखकर प्रियंका ने कहा, सुनिए जी, ये टूटा फूटा भगोना भी ले जाना है क्या? और ये चाय के कप, आधे के तो हैंडल टूटे हुए हैं, और ये कुकर भी खराब है। क्या ये सब भी ले जाना जरूरी है नए घर में? अरे क्यों नहीं, ये भी तो बर्तन ही है, काम तो आते हैं। थोड़ा टूट फूट गया है, कहीं कहीं से फट गए, कोई बात नहीं, चलता है ये सब। हम तो एसी में खाते आए हैं भाई। अरे पर नए घर में नए बर्तन अच्छे लगते हैं। नए बर्तन की क्या जरूरत है? मकान नया होगा, बस यही काफी है। बर्तन पुराने हो तो भी खाने का स्वाद तो वही रहेगा ना। बेटा, नए घर में नई चीजें लेनी चाहिए, घर अच्छा लगता है। मम्मी, फालतू खर्चे क्यों करना? पहले मकान का लोन निपटा ले, बाद में देखेंगे। बर्तनों के मुद्दे को यहीं खत्म करते हुए रवि सीधे ओमकार के पास जा बैठा, हाथ में डायरी और पेन लेकर। पापा, मेहमानों की लिस्ट बनानी है। सबसे पहले शर्मा अंकल, फिर वर्मा जी, और हाँ, दीपक भैया और रीमा भाभी को बुलाना ही है। बेटा, तुम्हारी सुनीता आंटी को भी बुला लेना। पुराने घर में उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। हाँ पापा, मैं सबके नाम लिख लेता हूँ। और हाँ, डेकोरेटर को भी बुलाना है। डेकोरेटर को बुलाने से पहले घर के पंखे तो ठीक करवा लो। प्रियंका, तुम अपने काम पर ध्यान दो। पापा, मैं डेकोरेटर से कह दूंगा गार्डन में लाइट्स लगा दे, हॉल में बलून और फूलों की आर्च। सबको लगे कि ये घर सच में रवि का ड्रीम हाउस है। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। पूरा टाइम पैकिंग में निकल गया। आखिरकार वो दिन आ गया जब रवि का परिवार नए घर में शिफ्ट हो गया। आज वहां घर की ओपनिंग थी, इसलिए एक छोटी सी पार्टी भी थी। पार्टी में धीरे धीरे सभी लोग आने लगे। पार्टी में आई सुनीता ने शोभा से कहा, अरे वाह शोभा, इतना बड़ा और सुंदर घर, सच कहूं तो महल जैसा है। हाँ, ये घर रवि ने अपनी पसंद से बनवाया है। हम भी इस घर को आज पहली बार देख रहे हैं। शोभा, लेकिन ये साड़ी ये फटी हुई है ना। आज घर में पार्टी है, घर की ओपनिंग है, और तू इस फटी साड़ी में। हाँ बहन, क्या है ना, ये साड़ी पुरानी है लेकिन आरामदायक है तो पहन ली। अरे रवि बेटा, इतना पैसा लगाकर नया घर बना लिया, लेकिन माँ को नई साड़ी नहीं दिलवाई। ऐसे घर का क्या फायदा जिसमें माँ बाप को ही ठीक से न रखा जाए। आंटी, मम्मी तो घर पर ही रहती है, कहीं जाना तो है नहीं उनको, तो साड़ी बाद में दिला दूंगा। अभी पहले ये बड़ा मकान बहुत जरूरी था। बेटा, बात साड़ी की नहीं है, बात यह है कि जब माँ बाप खुश ना हो तो घर चाहे महल हो, उसकी चमक फीकी ही रहती है। अब वो आंटी, आप पार्टी एंजॉय करिए, ये सारी बातें बाद में करेंगे। सुनीता की बात सुनकर रवि थोड़ी देर के लिए सोचने लग गया। उसे भी सुनीता आंटी की बात कहीं न कहीं चुभ गई थी, लेकिन फिर बात को टालते हुए वो बाकी मेहमानों को देखने लगता है। पार्टी में हंसी ठिठोली का माहौल था, लेकिन कुछ मेहमानों के मन में सबके पुराने फटे कपड़े देखकर सवाल भी उठ रहे थे। तभी दीपक भैया और रीमा भाभी खाने के टेबल पर गए। रवि भी खाने के टेबल पर ही था। अरे भाई, ये क्या, प्लेट तो डेंट पड़ी हुई है और ये चम्मच हिलाते ही टेढ़ी हो रही है। और ये कप देखो, हैंडल टूटा हुआ है। इतना बड़ा नया घर और बर्तन, बस भगवान भरोसे। अरे भाभी, इसमें क्या है, काम तो चल रहा है ना। चाय का टेस्ट थोड़ी ना बदल जाएगा कप बदलने से। रवि, बात स्वाद की नहीं है, बात मेहमानों की इज्जत की है। और सिर्फ मेहमानों की नहीं, अपने परिवार की भी। घर बाहर से कितना भी चमकदार हो, अगर अंदर की चीजें टूटी फूटी हो तो लोग समझ जाते मालिक कैसा है। और प्रियंका, तुम भी चुप क्यों हो? इतना कुछ होते हुए भी तुम रवि भैया को कुछ कहती क्यों नहीं हो? भाभी, मैंने तो कितनी बार कहा, लेकिन रवि को लगता है कि घर में ये टूटे बर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ता, खाना तो वही है। ये मेरी एक नहीं सुनते, बस एक ही जुनून सवार है, पैसे कमाने का, आगे बढ़ने का। देख भाई, बर्तन बदलना तो छोटी बात है, लेकिन माँ बाप, बच्चे और बीवी की जरूरतें पूरी करना, ये तेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, सही जगह खर्च करना असली समझदारी है। इतना सुनकर वहां खड़े ओमकार भी बोल पड़े। रवि बेटा, घर बड़ा हो या छोटा फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है उसमें रहने वाले लोग कितने खुश हैं। तूने मकान बदल दिया लेकिन घर की हालत वही की वही है। बेटा, हमें महल नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि हमारा बेटा हमें महसूस कराए कि हम उसके लिए मायने रखते हैं। हाँ, और बच्चों को सिर्फ स्कूल फीस नहीं बल्कि और भी जरूरत की चीजें, आपका वक्त और प्यार चाहिए। रवि के कानों में ये सारी बातें गूंजने लगी। उसे लगा जैसे पहली बार किसी ने उसकी आंखों पर बंधी पट्टी को हटा दिया हो। सबकी बातें सुनकर उसे एहसास हो रहा था कि उसने कितना गलत किया है। शायद आप सब सही कह रहे हैं। मैंने घर तो बड़ा कर लिया लेकिन उसमें खुशी का सामान रखना ही भूल गया। कोई बात नहीं बेटा, सुबह का भूला शाम घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो फिर ठीक है, कल सबसे पहले मम्मी के लिए साड़ी, पापा के लिए नया चश्मा और बच्चों की सारी जरूरत की चीजें आ जाएंगी। और प्रियंका, तुम घर के सारे बर्तन चेंज कर दो। ये रखो मेरा कार्ड, सारे पेमेंट कार्ड से ही कर देना। आपको ऐसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं कल ही ये सब कर लूंगी। हाँ, अब से ये कार्ड तुम्हारे पास ही रहेगा। जो भी जरूरत हो तुम मुझे बता देना और इसमें से खर्च कर लेना। घर में सबको खुश रखना, लेकिन याद रहे फिजूल खर्ची नहीं चलेगी। पैसे तो अब भी मैं जोड़ूंगा, पर घर की जरूरतें पूरी करके। ये हुई ना बात। अब मुझे तुम्हारा ये घर वाकई बहुत सुंदर लग रहा है दोस्त। दीपक की बात सुनकर सभी लोग मुस्कुरा दिए। अब रवि का घर धीरे धीरे सुधरने लगा था। प्रियंका के ससुराल में अब ना फटे कपड़े थे और ना ही टूटे बर्तन। बीना बहन की 2 बहुएं थी, दोनों बहुत ही संस्कारी और गृहस्थी में परिपूर्ण। देखो, तुम दोनों को मैं एक बात समझा देती हूँ। हमारे घर की रसोई ही हमारी पहचान है। जब मैं खाना बनाती थी तो आस पास से निकलने वाले लोग खाने की सुगंध लेने आ जाते थे। हमारे घर के लोग बाहर खाना नहीं खाते, सारा खाना घर पर ही बनता है। चाहे जो खाना है बनेगा तो रसोई में ही। जी माँ जी, ठीक है, जैसा आप कहें। इतना ही नहीं, हमारे घर की बहू गृहस्थी के काम में किसी की कोई मदद नहीं लेती। साफ सफाई नौकरानी नहीं बल्कि तुम करोगी। बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूशन नहीं बल्कि खुद बच्चों को पढ़ाओगी। कपड़े धोना और रसोई संभालना भी तुम दोनों को मिलकर करना है। आराम से करो, और कहीं मेरी जरूरत हो तो मुझे बता देना। सास तो बोल के चली जाती है। दोनों बहुएं एक दूसरे की तरफ देखती हैं। दीदी, आप मुझे बता दीजिए मुझे कब कब क्या क्या करना है, दोनों मिलकर हम सारा काम कर लेंगे। तुमको जैसा ठीक लगे। सुबह का वक्त घर की साफ सफाई, मशीन में कपड़े धोने का होता है, वो तुम कर लेना। रसोई पूरी मैं संभाल लूंगी। ठीक है दीदी। अगले दिन से दोनों बहुएं अपने अपने काम में जुट जाती हैं। दोपहर होते होते दोनों थक जाती हैं। भाभी, मैं तो थक गई। अरे अभी से थक जाओगी? अभी तो बच्चों का आना बाकी है। बच्चों के काम, उनको खिलाना पिलाना, उनका होमवर्क कराना है। थकने का तो सवाल ही नहीं होता छोटी। दीदी, क्यों ना हम दोनों बच्चों का ट्यूशन लगवा दें, बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे तभी तो अच्छे नंबर आएंगे। अरे इस घर में ट्यूशन का रिवाज नहीं है, इसीलिए ये लोग पढ़े लिखी बहू लेकर आते हैं कि घर के बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर न जाना पड़े। तो पढ़े लिखी बहुएं घर का काम थोड़ी ना करती है। छोटी, क्या फायदा बोल के। सासू माँ का तुझे पता ही है, कुछ भी बोला तो पूरा घर सर पर उठा लेती हैं। तभी ससुर वहां आते हैं। क्या बात है, दोनों मिलकर सास की बुराई कर रही हो? नहीं नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो हम लोग थक जाते हैं तो सोचा बच्चों को ट्यूशन लगवाते हैं। बहू, बच्चों का ट्यूशन लगवाते हैं ये सोचा भी कैसे तुमने? पता भी है क्या रेट चल रहा है ट्यूशन का? और जहां तक मुझे याद है तुमने यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। मैं तो कहता हूँ घर के काम धाम के साथ साथ तुम शाम को घर में ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दो। आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाओगी तो कम से कम 2-4 पैसे घर में आएंगे। ये बोलकर ससुर जी चले गए। लेकिन लो कर लो बात, अपने बच्चों को तो पढ़ाया नहीं जा रहा, ये बोल रहे हैं मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाओ। छोड़ो ना दीदी, क्या बोल सकते हैं। मेरे तो ये भी नहीं मानते मेरी बात। तो तेरे भैया भी हमेशा काम करो ना, क्यों रोती रहती हो, यही जवाब दे देते। दोनों बहुएं फिर काम पर लग जाती हैं। रसोई का काम खत्म करके बच्चों को और कपड़े भी देखने हैं, रात को शादी में जाना है ना। तभी ससुर आते हैं। अरे बहू, वो आज दाल भिंडी खाने का मन नहीं है, कढ़ी बना लो। खाना तो बन चुका है पापा जी, और फिर दही भी नहीं है। तो मैं ला देता हूँ, पर खाना तो कढ़ी है। बहू को गुस्सा आ जाता है, वो सास के पास जाती है। आपने कहा था माँ जी भिंडी बनाओ,
भिंडी सुखाकर मैंने काटी, सब्जी बनाई। अब पिताजी कह रहे हैं कढ़ी बनाने के लिए। ऐसे में शाम को शादी और बच्चों को पढ़ाने का वक्त कब मिलेगा? देखिए, कढ़ी तो अब कल बन पाएगी। अरे कढ़ी बनाने में कितना टाइम लगता है? और एक दिन बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। बस अभी तुम दो हो, एक कढ़ी बनाओ, एक बच्चा पढ़ाओ। माँ जी कैसी बात कर रहे हैं? साफ सफाई की बात इतनी हिम्मत नहीं बचती कि हम बच्चों को पढ़ाएं। जैसे तैसे करके हम अपने अपने बच्चे को खिलाते पिलाते हैं। हाय रे, बवाल मचा दिया दोनों ने कढ़ी के नाम पर। कितना आराम है तुम लोगों को रसोई में। मसाला पीसने के लिए मिक्सी, पानी ठंडा करने के लिए फ्रिज, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन। वो भी हमारे पापा ने दी, नहीं तो। एक हमारा जमाना था, मसाले खुद कूटो, घड़ा सर पर लेकर जाओ तो पानी आए। अरे हाथ से कपड़ा पीट पीट कर धोते थे। बहू समझ जाती है कि सास से बोलकर कोई फायदा नहीं। चलो छोटी, कढ़ी बनाने की तैयारी करें। नहीं दीदी, आप जाइए कमरे में, कढ़ी मैं बना लूंगी। जब बन जाएगी तब मैं आपको बुलाऊंगी, आप खाना लगवा दीजिएगा मेरे साथ मिलकर। दोनों बहुएं बहुत परेशान होती है। सारा दिन रसोई में बीत जाता है। ऐसा लगता है जैसे घर नहीं कोई होटल हो। देर शाम। चलो शादी में चलना है, तैयार हो जाओ सब, लेकिन उससे पहले जरा बादाम का दूध बनाकर ले आना। अरे माँ, पेट घर में ही भर लोगी तो बाहर क्या खाएंगे? बड़ा आया, तेरी पत्नी को काम ना करना पड़े इसलिए बोल रहा है ना। पर शादी में पता नहीं खाना कब तक मिले। पहले बाराती खाते हैं, फिर घराती। एक गिलास दूध पी लेंगे तो पेट को थोड़ी राहत रहेगी। फिर क्या, सजी धजी बहू लग जाती है किचन में बादाम घिसने और मसाले वाला दूध बनाने। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है कुछ खाने का। दिन भर खाना बना बना के सर में खाना ही घूम रहा है। थोड़ा बहुत खा लीजिए ना, कल सुबह फिर युद्ध के मैदान में लगना है, बेलन और कलची के साथ। अगली सुबह छोटी बहू इतनी थकी होती है कि वो उठ ही नहीं पाती। अरे बड़ी बहू छोटी कहाँ है? लगता है अभी तक सो रही है, मैं आती उठाकर। अरे जाने दीजिए माँ जी, मैं हूं ना, थोड़ा आराम कर लेगी वो। सास फिर भी नहीं मानती और छोटी बहू के कमरे में जाकर, हमारे जमाने में बहुएं सूरज से पहले उठ जाती थी, और एक तू है, हर बात में थकावट। सास चली जाती है। पीछे से छोटी बहू कहती है, मैं क्या कोई मशीन हूँ जो बटन दबाते ही काम शुरू कर दूं? वो चुपचाप उठती है। बिस्तर छोड़ते ही उसका सर भारी लगता है। कल रात 1 बजे सोई थी, सुबह सुबह उठा दिया। एक दिन आराम नहीं है इस घर में। पति जिसे साथ तो पत्नी का देना चाहिए था, लेकिन मैं कब से बोल रही हूँ रोहित, मैं बहुत थक जाती हूँ। क्या किसी दिन छुट्टी नहीं मिल सकती इस रसोई से? तू तो बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलती है। सब बहुएं यही तो करती है, क्या नया कर रही है तू? अफसोस यही है कि सब करती हैं, यही तो दुख है। कोई सुनता ही नहीं कि वो थकती भी है। खैर, बहुओं के नसीब में तो रसोई ही लिखी थी। फिर एक रोज सारा दिन रसोई में बिताने के बाद बहुओं पर जिम्मेदारी बच्चों को पढ़ाने की भी थी। लेकिन थकी हारी माएं कैसे बच्चों को पढ़ाती, क्योंकि उनका दिन रात तो रसोई में गुजर रहा था। ये क्या है पूजा, बच्चा मैथ्स में फेल हो गया, शर्म नहीं आती तुझे? माँ जी, मैंने पढ़ाया था, वो समझ नहीं पा रहा था। ट्यूशन लगाने की बात भी की थी, लेकिन पापा जी ने मना कर दिया था। पूरा समय तो किचन में ही निकल जाता है। दोष किचन को ना दो समझी, खुद तो कुछ समझती नहीं, बच्चे को क्या खाक पड़ाएगी? दिन भर फोन में लगी रहती है, या फिर किचन का बहाना कर दो। सास की बात सुनकर बहू को रोना आ जाता है। मैं रोज रात को उसके साथ बैठती थी माँ जी, कभी कभी खाना भी छोड़ देती हूँ, लेकिन मैं खुद भी थक जाती हूँ, तो उसे कैसे पढ़ाऊंगी? सारा दिन घर में लगी रहती हूँ। अरे तो क्या कर लिया तूने? बच्चा फेल हो गया ना, लोगों को क्या कहूंगी मैं? मेरी बहू तो बस बहाने बनाना जानती है, यह कहूंगी। दादी के चिल्लाने पर चिंटू डर जाता है और कोने में खड़ा रह जाता है। माँ जी, बच्चा डर जाएगा, प्लीज थोड़ा शांति से समझाइए। मैं समझाऊं? माँ की जिम्मेदारी होती है पढ़ाई कराना, लेकिन नहीं, तू अगर अपने बेटे को ना संभाल सकी तो किस बात की माँ है तू? मैं उसकी माँ हूँ माँ जी, और माँ होने का दर्द आप क्या जाने। जब वो रोती हुए कहता है ना मुझे कुछ नहीं आता, तो मुझे खुद पर गुस्सा आता है। पर क्या करूं, मैं अकेले इस घर में क्या क्या संभालूं? पापा जी भी तो बच्चे को पढ़ा सकते हैं। बहू रोते हुए कमरे में चली जाती है। देख, अगर तेरी पत्नी को इतनी प्रॉब्लम है ना, तो संडे की रसोई भी तो उसको मिलती है। संडे को तो कोई ऑफिस भी नहीं जाता, ना बच्चे स्कूल जाते। करो सारा काम हफ्ते भर का संडे को तो आराम है ना। सास पूरे घर वालों को समझा देती है कि संडे को तो भाई बहुएं आराम करती हैं, ना बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ना पति।
तो फिर इन्हें तो किचन में लगना ही चाहिए। दोनों पति अपनी माँ की बात सुनकर अपने अपने कमरों में जाते हैं। देखो यार, कुछ भी हो काम तो करना पड़ेगा। अब इसमें रोने धोने की कोई बात ही नहीं है। बच्चा तुम्हारा है तो पढ़ाना भी तुमको ही है। अब तुम अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाती तो माँ बेचारी क्या करे। और वैसे भी संडे की रसोई तो खाली होती है, संडे को तो कोई काम ही नहीं होता। तब तो तुम ये नहीं कहती कि आज बड़ा आराम है। देखो यार, संडे को तो तुम खूब आराम करती हो। अब आराम है, एक दिन कुछ नहीं है, और जब काम करना पड़े तो प्रॉब्लम है। अगले दिन बड़ी बहू छोटी बहू दोनों रसोई में बातें कर रही थी। दीदी, संडे की रसोई में हमें आराम रहता है, तो फिर हम क्यों कंप्लेंट करते हैं? मैं भी वही सोच रही हूँ। माँ जी की बात तो सही है। संडे को तो बच्चे स्कूल नहीं जाते, ना ही कोई ऑफिस, फिर हमें तो रसोई से आराम होना चाहिए ना। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आइए चलते हैं संडे की रसोई में। शनिवार की शाम को बड़ी बहू, चलो कल तो थोड़ा आराम से उठेंगे, संडे है, बच्चों को स्कूल नहीं जाना, बस नहीं आने वाली। हाँ दीदी, मैं भी ना जल्दी उठकर वॉक में जाऊंगी। हफ्ते में एक दिन तो लंबी सैर करनी चाहिए। लेकिन अगली सुबह सासू माँ, अरे आज मेरी बेटी आ रही है, उठ जाओ दोनों और खाने में कुछ अच्छा सा बना लेना। आज उसके बच्चों की छुट्टी है तो वो मायके घूमने आ रही है। बड़ी बहू उठती देर से है, वहीं छोटी बहू भी सैर पर निकल जाती है। जब तक बड़ी बहू उठती है और छोटी बहू सैर से आती है, घर का माहौल ही अलग होता है। क्या बात है, आज चाय नहीं मिली? सब ठीक तो है ना? पता नहीं, सब ठीक है या घर पे भूकंप आ गया। रसोई का दरवाजा भी आज मैंने ही खोला है। बड़ी बहू सोकर उठे तो। क्या हालचाल सबके? क्या बात हो रही है सुबह सुबह? तभी छोटी बहू भी सैर से वापस आती है और देखती है घर पे सारे लोग मुंह लटकाकर बैठे हैं। भाभी, पता है बाहर मौसम कितना सुहाना है, ठंडी ठंडी हवा, ऐसा लग रहा था जैसे मैं जन्नत में हूँ। अब जल्दी से नहा कर आती हूँ, बहुत पसीना आ रहा है। कैसी बात कर रही हो? नहा कर आने से पहले तुम चाय बनाकर हम लोगों को दे देती। कब से बैठे हैं चाय के लिए। और सैर कैसी? तुमको पता नहीं क्या कि सुबह सुबह हम लोगों को चाय पीनी होती है? अरे आज संडे भूल गए? कल तुमने तो कहा था संडे को हमें आराम रहता है। अब हफ्ते में एक दिन तो अपनी मर्जी के होना चाहिए ना। तुम्हें पता है मुझे वॉक और सैर करना कितना पसंद है। शादी के बाद जिम्मेदारियों के कारण वो मैंने बंद कर दिया था, लेकिन अब जब तुम ही कहते हो संडे को आराम है, तो इस आराम का फायदा मैं क्यों ना उठाऊं? हाँ, ज्यादा बातें मत करो। तुम लोगों को पता तो है जब मेरी बेटी आती है तो उसको क्या क्या खाने में पसंद है। माना कहा था संडे को किसी को जाना नहीं होता, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि किसी को आना भी नहीं होता। लेकिन कोई स्कूल नहीं जाता, ऑफिस नहीं जाता तो आराम से खाना बनाएंगे ना। हाँ, तो कोई जाएगा नहीं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई आएगा नहीं। ठीक है, घर से कोई बाहर नहीं जा रहा, लेकिन अगर कोई बाहर का आज के दिन आ रहा है तो भूखा तो नहीं भेजूंगी ना बहू। दोनों बहुएं एक दूसरे की ओर देखती है, जैसे कह रही हो कि चलो आज का दिन तो गया काम में। बड़ी और छोटी दोनों नहाकर किचन में घुसती हैं, तभी बड़ी वाली का बेटा आता है। माँ, ये वाला होमवर्क करवा दो ना। तुमने कहा था संडे को करवाऊंगी, आज भी नहीं करवाओगी तो मैडम फिर डांट लगाएगी। बेटा थोड़ा सा खाना बना लो, फिर आती हूँ। हाँ भाभी आप जाइए, मैं कर लूंगी। अरे नहीं नहीं, मैं तुझे अकेले रसोई में खटने नहीं दूंगी। दोनों बहुएं अपने बच्चों को साइड में करके रसोई में ननद के लिए खाना बनाने में लग जाती हैं, क्योंकि आज संडे है और संडे मेहमानों का दिन होता है। खाना वाना बनाकर दोनों बहुएं अपने अपने कमरों में जाने की तैयारी कर रही थी कि ननद आ जाती है। साथ में होते हैं दो बच्चे। अरे भाभी जल्दी से इसका दूध बना दीजिए, बहुत भूखा है, कब से रोए जा रहा है। बड़ी वाली बहू फिर किचन में बच्चे के लिए दूध बनाने में लग जाती है। अरे भाभी जरा एक सेब काट देना, बहुत भूख लग रही है। दीदी मैं खाना लगा देती हूँ, खाना बना हुआ है। अरे अगर वो कह रही है सेब काटने को तो काट देना, फल खा लेगी मेरी बेटी 2-4 पीस, तो आफत तो नहीं आ जाएगी ना। मेरी लड़की कुछ अच्छा खा लेगी तो मेरे कलेजे में ठंडक पड़ेगी। छोटी भी सोचती है कि चलो दिलाते हैं सास के सीने में ठंडक। संडे की तो ऐसी तैसी हो गई। दोनों बहुएं, सास ससुर, घरवाले, ननद, उनके बच्चों, सबको खिला पिलाकर थोड़ा सा आराम करने के लिए सोचती हैं कि तभी भाभी खाना खाने के बाद ना चाय पीने की आदत है मुझे, वो भी अदरक वाली, मस्त। आज दोनों में से कौन बनाएगा? छोटी वाली बहू का तो बहुत मन करता है कि बोल दे, जब से आई हो हमारे ही हाथ का खा रही हो, एक कप चाय तुम ही हमें बना के पिला दो। क्या हो गया, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या माँ? अरे नहीं नहीं, गलत क्यों, चलो चाय बना लो दोनों मिलकर। हाँ, और वो मखाने भी भून लेना, वो क्या है ना खाली चाय नहीं पी जाती।
चलो जी, खाना पीना बर्तन समेटने के बाद अब बारी आ गई चाय और मखाने की। तो फिर बच्चों को कब पढ़ाया जाए? आज तो संडे है ना, ससुराल वालों के हिसाब से छुट्टी का दिन। लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक नहीं था। रात का खाना खाने के बाद ननद अपने ससुराल चली जाती है, पर अगली सुबह, अरे यार, ये कपड़े नहीं धुले, करती क्या रहती हो तुम? कल तो संडे था, कपड़े ही धो लेती। अब बताओ क्या पहनकर जाऊं मैं ऑफिस? 10 दिन से बोल रहा हूँ ये बटन टूटा हुआ है शर्ट का, लेकिन तुम लगा दो तब ना। कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी। रोज रोज के ताने से दोनों बहुएं परेशान हो जाती हैं और इतनी हताश हो जाती हैं कि दोनों सबसे बात करना भी बंद कर देती हैं। सिर्फ रसोई का काम, खाना बनाना और खाना खिलाना। बच्चों की परफॉर्मेंस गिरती ही चली जा रही है। कहाँ तो एक वक्त अव्वल आया करता था और अब तो पास होने के भी लाले पड़े हैं। भाभी, मेरे वाली की तो अभी अभी पढ़ाई शुरू हुई है, बेस उसका ठीक नहीं बन पा रहा है। जब भी पढ़ाने की सोचती हूँ तो रसोई में ही लगी होती हूँ। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अब तो किसी से घर में बात करने का भी मन नहीं होता। अरे इनके कपड़े भी नहीं धुलते, धुले कपड़े होते हैं तो प्रेस नहीं हो पाते। एक रसोई है कि हम दोनों मिलकर भी इसका काम पूरा नहीं कर पाते। कैसे करेंगे दीदी? जितने मुंह उतने तरीके के खाने, क्या करे समझ में नहीं आता। अब तो भगवान ही हमारा मालिक है। अगला संडे फिर आता है, लेकिन संडे सिर्फ कहने का। संडे होता है सभी घर वालों के लिए छुट्टी का दिन, लेकिन बहुओं को तो रसोई में एक्स्ट्रा वर्क जो करना होता है। अरे भाभी आ रही है हमारी। जेठानी जी को तो कोई काम ही नहीं है, पता नहीं क्यों उठाकर चली आती है। अरे अपने घर पर रहना उन्हें पसंद ही नहीं है क्या, जो बार बार हमारे घर चली आती है? कौन सल्ला ताई? उनको मिले तो बहुत अरसा हो गया। पापा? हाँ हाँ, संडे को भाभी आ रही है। माँ पापा और भैया के जाने के बाद अभी भाभी तो हमारे लिए माँ के समान है। उनका अच्छे से ध्यान रखना बहू। अगले संडे की सुबह सास की जेठानी यानी कि सरला ताई घर आती हैं, जिसको देखकर सास का तो मुंह बन जाता है, लेकिन ससुर जी खुश हो जाते हैं। भाभी, आप मेरे लिए माँ जैसी हैं। अब क्या खाएंगी ये बताइए। आपके दर्शन हो गए, बहुत भाग्य है भाभी मेरे। बातें छनवा लो तुम दोनों से। अरे इतना ही मिलने का मन था तो गांव चले आते। गांव तो तुम कभी आते नहीं। और बताओ बहुओं, कैसा चल रहा है तुम लोगों का? दोनों बहुएं बड़े प्रेम से सरला ताई से मिलती हैं। पूरा हफ्ता यहीं रहूंगी, ठीक है ना? तुम दोनों को कोई समस्या तो नहीं है ना? मेहमान आने पर बहुओं पर बोझ पड़ता है। अरे कैसी बात कर रही हो भाभी? मेहमान कब से हो गई आप? ये आप ही का तो घर है। अगली रोज सुबह दोनों बहुओं के कमरे का दरवाजा बजता है। दोनों बहुएं हैरान हो जाती हैं कि सुबह सुबह हमसे पहले कौन उठ गया। लेकिन जब दरवाजा खोलती हैं तो सामने खड़ी होती हैं सरला ताई, हाथ में चाय का कप लेकर। चाय पी लो तुम दोनों और आराम से नहा धोकर नीचे आना। तब तक मैं सब्जी काट देती हूँ और आटा लगा देती हूँ बैठे बैठे। दोनों बहू एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं। ये क्या हो गया? आज तक तो इस घर में इतना आराम कभी नहीं था। सरला ताई भी देखती हैं कि इस घर की बहू सुबह से लेकर रात तक रसोई में ही लगी रहती है। वहीं सास और ससुर की डिमांड भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और फिर ऐसे ही संडे का दिन भी आ जाता है, जब ताई देखती हैं कि बहुओं को तो आज भी आराम नहीं है। अरे बहू, क्या हो गया तुम लोगों को? मुंह के साथ हाथ पैर भी चलने बंद हो गए? अरे भाभी, ये इतना बोलते थे, पर पता नहीं कुछ महीनों से इन दोनों की जुबान में ताले लग चुके हैं। कुछ बोलती ही नहीं, अब तो हाथ भी चलने बंद हो गए। अरे जल्दी जल्दी पराठा सेको। बुरा मत मानना तुम लोग, लेकिन बहुओं का जो हाल तुमने किया है ना, बेचारी अपने बच्चों को नहीं देख पाती, ना पति के साथ रह पाती हैं। इन दोनों की जिंदगी तो तुम लोगों ने रसोई में डाल कर रखती है। हफ्ते में एक दिन कभी बाहर खा लिया करो, इन दोनों के हाथ को आराम दे दिया करो। और एक घर में चहकती बोलती महकती बहू बेटियां ही अच्छी लगती हैं। बेचारियों की आवाज ही छीन ली तुम लोगों ने। क्या बोल रही हैं भाभी आप? क्या क्या बोल रही हूँ? वही बोल रही हूँ जो तुम सुन रहे हो। अच्छी बहुएं मिली है, लेकिन तुम लोगों ने उनका कचूमड़ बना दिया है। छोटी तो घर पर बैठी रहती है। अच्छी खासी हो तुम। सास बनने का ये मतलब नहीं कि खटिया में मगरमच्छ बन जाए। हाथ पैर चल रहे हैं तेरे। बैठे बैठे सब्जी काट दिया कर, आटा लगा दिया कर, सलाद काट दे। अरे बच्चियों को थोड़ा सा तो आराम मिल जाए। सास शर्म के मारे सर नीचे कर लेती है। क्या इन दोनों की इच्छा नहीं करती कि अपने पतियों के साथ घूमने जाए? इनकी इच्छा नहीं करती कि बच्चों को दिन भर में एक बार तसल्ली से बिठाकर पढ़ा लिखाकर उनके साथ थोड़ा खेल ले? तुम दोनों जैसे लोग सच में क्या ही बोलूं। अरे तुम्हारी बहू भी किसी की बेटी है।
अपनी बेटी के बारे में एक बार सोचो, अगर उनकी जिंदगी ऐसी हो जाए तो। सास थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है, फिर अपनी बेटी को जहन में लाते ही सास की आंखों से पानी गिरने लगता है। वो रोते रोते बहुओं से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो बेटा, सच में मुझे आज तक किसी ने ये बातें नहीं बताई थी। अब तक मैं अपने आप को ठीक समझती थी, लेकिन अब समझ में आ गया कि बहुओं की जगह सिर्फ रसोई में नहीं बल्कि घर वालों के साथ होनी चाहिए। मुझे माफ कर देना। बेटा आजकल तो इंटरनेट का जमाना है। जिन्होंने जिंदगी में कभी एक कप चाय ना बनाई हो ना, वो लड़कियां भी शादी के लिए बायोडेटा भेजते समय 56 भोग बनाने के दावे कर देती है। असलियत तो तब खुलती है जब यही लड़कियां ससुराल पहुंचती है और वहां उनसे बिना मोबाइल फोन के एक गिलास पानी उबलवा लिया जाए ना, तो उसमें भी कंफ्यूज हो जाती हैं। गलत फहमी में है बहन जी आप। अभी तक आपका वास्ता सारे इंटरनेट वालों से ही पड़ा होगा। अरे हम तो कह रहे हैं हमारी श्रुति को ना इंटरनेट को हाथ भी लगाने की जरूरत नहीं है। जो कहेंगे चुटकियों में बनाकर आपके सामने हाजिर कर देगी। ऐसी बात है ना बहन जी, फिर तो आपकी परवरिश पर हमें वाकई गर्व है, वरना हम किसी की बेटी में कमी नहीं निकाल रहे। ये हर घर की कहानी हो गई है। आजकल की लड़कियां तो चूल्हा चौका रसोई की तरफ झांकना भी नहीं चाहती। मोबाइल क्या आ गया है उनके हाथ में, उनको लगता है सब बातों का इलाज इसी मोबाइल में है। देखिए बहन जी, मोबाइल, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी सब अपनी जगह है, लेकिन जो स्वाद बड़े बूढ़ों से सीखकर खाना बनाने में है ना, वो इस मोबाइल को देखकर खाना बनाने में नहीं आ सकता। दोनों समधन आपस में बातें कर रही थी और इसी बातचीत के बीच में मालती अपनी बेटी श्रुति को सुशीला से मिलवा देती है। सुशीला को रूप और गुण हर लहजे से श्रुति काफी पसंद आ गई थी और इस तरह जल्दी ही शादी करके श्रुति सुशीला के यहाँ पहुंच जाती है। शादी के बाद, माँ जी अगर आप कहें तो रसोई की जिम्मेदारी अब मैं संभालूं। मेरी शादी को 1 सप्ताह हो गया है, लेकिन अभी तक आपने मुझसे रसोई की पूजा भी नहीं कराई। अरे बेटा, अभी 1 ही तो सप्ताह हुआ है तेरी शादी को, और ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि शादी करके ससुराल में आओ तो आते ही काम पर टूट पड़ो। और बेटा अभी तेरे खेलने खाने के दिन है, कोई जल्दी नहीं है मुझे तुझसे खाना बनवाने की। सारी जिंदगी यही तो करना है तुझे। ऐसी बात नहीं है माँ जी, वो क्या है ना, मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है और खाना बनाने को मैं काम नहीं समझती, वो मेरी हॉबी है, आप ऐसे समझ लीजिए। बेटा सही बताऊं तो ये खाना बनाना हॉबी ही होता है। ये बात सुने हुए मुझे जमाना हो गया। हमारे जमाने की लड़कियां ऐसे बातें किया करती थी कि खाना बनाना, घर का रख रखाव करना उनकी हॉबी है। आजकल की लड़कियों की हॉबी तो इंटरनेट पर नाच नाच के रील बनाना हो गई है। तू कौन से सतयुग से सीधा मेरे घर में आ गई है? मुझे तो अपनी किस्मत पर अभी भी शक हो रहा है। सास की बात सुनकर श्रुति हंसने लगती है। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, अभी भी मेरी जैसी बहुत सी लड़कियां हैं जिन्हें मोबाइल, इंटरनेट में सिर खपाने से ज्यादा अपने घर परिवार के साथ समय बिताना और उसे सजाना संवारना अच्छा लगता है। आप तो बस ये बता दीजिए कि मैं खाने में क्या बनाऊं। देख बेटा, खाने पीने का तो ऐसा है कि मेरा जोर तो हमेशा इस बात पर रहता है कि घर में सबको ताजा, शुद्ध और हरी सब्जियों वाला भोजन खाने को मिले, ताकि सबकी सेहत बढ़िया रहे। लेकिन ये सिर्फ मेरी सोच है, ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। इस घर में तेरी ननद हो, देवर हो या तेरा अपना पति आशुतोष, कोई इस घर में हरी सब्जियां खुश होकर खाना नहीं चाहता। जैसे ही पता चल जाए ना घर में कुछ अच्छी पौष्टिक सब्जी बनी है, सबकी शक्ल पर 12 बज जाते हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ, समझ में नहीं आता क्या करूं। इस पिज्जा बर्गर में ऐसी आग लगी है ना कि आजकल के बच्चे घर के खाने की तरफ देखना भी नहीं चाहते। ये तो बड़ी चिंता की बात है माँ जी, रोज रोज बाहर का खाना खाना तो बहुत गलत है। और ठीक है, 1-2 सब्जी होती है जो किसी को पसंद नहीं होती, लेकिन अब हर खाने को देखकर अगर सब लोग मुंह बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा। मैंने अभी अभी फ्रिज में देखा था, कद्दू रखा हुआ है। आप कहे तो आज कद्दू की सब्जी बना दूं? अरे बेटा, किसका नाम ले लिया तूने भी। कद्दू के नाम से ही आशुतोष को ऐसी चिढ़ मच जाती है जैसे किसी ने उसकी पूंछ पर पैर रख दिया हो। 2 दिन बाद वो अपने बिजनेस ट्रिप पर जाने वाला है, उसके जाने के बाद ही कद्दू बनाती मैं। उसके रहते हुए तो कद्दू बनाना मतलब अपने सर मुसीबत लेना है। ऐसी बात है ना माँ जी, तो आप यही समझ लीजिए कि अब ये आपकी बहू के लिए चैलेंज है। जो सब्जी आशुतोष नहीं खाते वही सब्जी खिलाऊंगी उनको, और उंगलियां चाट चाट कर ना खाई ना तो मेरा नाम आप श्रुति से बदलकर कुछ और रख देना। बहू की बात सुनकर सास की आंखें हैरानी से फटी रह गई थी। देख बेटा, तुझे घर में सबसे बहुत प्यार है, ये बात मैं समझती हूँ, और तुझे खाना बनाना भी अच्छा लगता है। इस बात की तो मुझे कितनी खुशी है, मैं बता ही नहीं सकती। लेकिन बेटा, तेरा पति कितना बड़ा घोड़ा है ये तुझे नहीं पता।
अरे जैसे ही उसे पता चलेगा ना घर में कद्दू बना है, उल्टे पांव भाग जाएगा वो घर से बाहर, और बाहर जाकर यही अलाए बलाए खाकर पेट भर लेगा। सासू माँ की बात सुनकर श्रुति मुस्कुराने लगती है और चुपचाप कद्दू उठाकर रसोई में ले जाती है। 1 घंटे के बाद डिनर के लिए सभी लोग टेबल पर बैठे थे। अरे वाह श्रुति, आज क्या बना दिया तुमने डिनर में? अब बता भी दो। मैंने तुम्हें फोन किया तब भी तुमने कहा कि सरप्राइज है। सरप्राइज तो है, और मैं खाने से पहले बताने वाली भी नहीं हूँ कि खाने में क्या बना है। वो तो आपको खाकर खुद ही देखना होगा कि क्या बना है और कैसा बना है। श्रुति की बात सुनकर सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपनी अपनी प्लेट के सर्व होने का इंतजार करने लगते हैं। एक के बाद एक श्रुति सभी की प्लेट में गर्मा गर्म करारे पराठे रखती रहती है और सभी लोग वाह वाह करके खाते जाते हैं। एक बात बताओ श्रुति, पराठे तो मम्मी के हाथ के हमने बहुत खाए, लेकिन ये रंग बिरंगे से पराठे मम्मी ने कभी नहीं बनाए। मम्मी तो ज्यादातर आलू गोभी प्याज के ही पराठे बनाती थी। तुमने किस चीज के पराठे बनाए? इसका टेस्ट इतना डिफरेंट लग रहा है। अब अगर मैंने सच बता दिया ना तो कहीं आप गुस्सा ना हो जाओ। बस इसी डर से मैं आपको नहीं बता पा रही हूँ कि ये पराठे जो आपने अभी वाह वाह करके खाए हैं वो आखिर किस चीज के पराठे थे। अरे भाई बता भी दो, ऐसा भी क्या सीक्रेट है? तो प्यारे पतिदेव, अभी जो पराठे आपने बहुत ढेर सारी तारीफों के साथ मक्खन में डुबो डुबो कर खाए हैं ना, वो किसी और चीज के नहीं बल्कि कद्दू के पराठे थे। तुम्हें मजाक करने के लिए मैं ही मिला हूं क्या? कद्दू के भी कहीं पराठे होते हैं क्या? और मैं कोई 10 साल का बच्चा नहीं हूं जिससे तुम कुछ भी कह लोगी। 25 साल का हट्टा कट्टा नौजवान हूं। मुझे नहीं पता होगा कद्दू के पराठे होते कि नहीं होते। ऐसा है पतिदेव, ये किसी किताब में नहीं लिखा कि कद्दू के पराठे नहीं बन सकते। कद्दू के पराठे होते हैं, मैंने बनाए हैं और आपने खाए भी हैं। अब आप ये बताइए कि आपको इन पराठों में कोई खराबी नजर आई क्या? अरे लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है यार? सब कुछ हो सकता है। मैंने कद्दू की सब्जी नहीं बनाई क्योंकि मैं जानती हूँ कि कद्दू की सब्जी बनती तो आप तुरंत पहचान लेते, अरे ये सब्जी तो कद्दू की है, और उसे खाते ही नहीं। इसलिए मैंने पूरे कद्दू को ग्रेट करके ढेर सारा मसाला, लहसुन, अदरक, प्याज, मिर्ची, धनिया, कसूरी मेथी वगैरह वगैरह मिलाकर आटे में गूंथ लिया और फिर उसके करारे करारे पराठे बना दिए। इसी बहाने सब्जी का पोषण भी मिल गया आपको और स्वाद भी आ गया। बोलो कैसी रही? सही बताओ तो मजा तो मुझे भी आया। मान गए तुम्हारी कुकिंग को। मेरे जैसे लड़के को तुमने कद्दू खिला दिया, और वो भी इस बात का पता लगवाए बिना कि मैं कद्दू खा रहा हूँ। अब बताओ बात है कि नहीं तुम्हारी बीवी में? अब तो श्रुति की इस पाक कला के घर में सभी लोग कायल हो गए थे। नाना जो कभी पालक का साग या पालक की सब्जी की तरफ देखती भी नहीं थी, उसे वो पालक के पराठे बनाकर खिला देती। देवर जी जिनके शरीर में आयरन की कमी थी, उन्हें अब वो लगभग हर रोज चुकंदर के पराठे बनाकर खिलाने लगी थी। वही सब्जियां जिन्हें खाने के नाम पर पहले घर में महायुद्ध छिड़ जाया करता था, अब यूं ही चुटकी बजाकर वो काम होने लगा था, क्योंकि रसोई की जिम्मेदारी अब बहुरानी श्रुति के पास जो थी, और श्रुति की उंगलियों में वो जादू था कि उसके हाथ के पराठे खाकर सब वाह वाह किए बिना नहीं रह पाते थे। मम्मी जी, मेरी मम्मी का फोन आया है। उनका कहना है कि इस वीकेंड पर हम लोग उनके यहाँ चले। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं मम्मी को हाँ बोल दूं? ठीक है बेटा, कह दो अपनी मम्मी को। अरे भाई समधन जी तो मुझे भी कई बार फोन करके आने के लिए कह चुकी है, अब बार बार उन्हें मना करना भी तो अच्छा नहीं लगता। श्रुति के कहने पर श्रुति की सास उसके मायके जाने के लिए तैयार हो जाती है। शनिवार की सुबह 8 बजे तक सभी लोग तैयार होकर श्रुति के मायके की ओर निकल गए थे। मायके पहुंचकर सबसे पहले उनके लिए गर्मा गर्म कचौड़ियां और चाय सर्व किया गया। कचौड़ियां खाने की कुछ ही देर बाद श्रुति की मम्मी गर्मा गर्म समोसे ले आई। उसके बाद दोपहर में बढ़िया स्वादिष्ट शाही पनीर, पूरियां, पुलाव और रायता खाया। पूरा दिन लगभग खाते खाते ही बीत गया था। शाम के समय मम्मी बहुत हैवी हो गया आज का खाना। सुबह के नाश्ते से लेकर दोपहर में लंच तक आपने तो सब कुछ इतना हैवी कर रखा था, मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि खाना देखकर ही चक्कर आ जाएगा। आप मेरा तो रात का खाना ही मत बनाना। अरे बेटा सही बताऊं तो तुम्हारे पापा भी यही कह रहे थे, और मुझे भी ना बिल्कुल खाने की इच्छा नहीं है, लेकिन समधन जी और बाकी लोग भी तो है, उनके लिए तो कुछ न कुछ बनाना ही पड़ेगा। लेकिन बेटा मुझे डर इस बात का है कि कहीं बाकी सबकी तबीयत ना खराब हो जाए, क्योंकि संकोच में कोई मना भी नहीं कर पाएगा, और ओवर ईटिंग करने से अगर कुछ परेशानी हो गई तो क्या करेंगे। मैं ऐसा करती हूँ, खिचड़ी बना देती हूँ, जिसकी इच्छा होगी थोड़ी सी खिचड़ी ले लेगा। हल्का भोजन है, दोपहर के भारी खाने को पचने का मौका भी मिल जाएगा।
श्रुति और उसकी माँ दोनों आपस में बातचीत करती हैं और उसके बाद परिवार के सभी सदस्यों के लिए खिचड़ी बनाकर तैयार कर देती हैं। कुछ देर बाद जब डिनर के लिए खिचड़ी परोसी जाती है तो श्रुति के ससुराल वालों के चेहरे बिल्कुल पीले पड़ जाते हैं। क्या हुआ मम्मी जी, खाइए ना। मैंने ही मम्मी से कहा कि पूरा दिन से कुछ न कुछ तला भुना खा रहे हैं तो इस समय खिचड़ी बना देते हैं, वरना कहीं सबकी सेहत ना बिगड़ जाए। हाँ बेटा, ठीक ही किया तुमने। अब क्या बताऊं, मुझे ना भूख सी महसूस नहीं हो रही, बस 2-4 चम्मच ही खाऊंगी, थोड़ा ही निकालना। माँ की बात सुनकर बाकी सब भी बिल्कुल नाम मात्र की खिचड़ी अपनी प्लेट में लेते हैं और 5 मिनट के अंदर खा पीकर खड़े हो जाते हैं घर आकर। बेटा, तुझे कितने महीने हो गए शादी करके हमारे यहाँ आए हुए, लेकिन इतने दिनों में भी क्या तू हमारी पसंद नापसंद और स्वाद का अंदाजा नहीं लगा पाई? क्या बात हो गई मम्मी जी, अब किस बात से नाराज हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी मम्मी ने आप लोगों के लिए जो कुछ भी बनाया वो आप लोगों को पसंद नहीं आया? देख बेटा, वैसे तो तेरी मम्मी ने अपनी तरफ से खातिरदारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और इस बात के भी हम कायल हैं कि तेरी मम्मी के हाथ में भी तेरी ही तरह स्वाद बहुत है। उनके हाथ के समोसे कचौड़ी खाकर मजा ही आ गया। तो फिर क्या बात है मम्मी जी, आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं? अरे बेटा, तू ये बता, सुबह तो तेरी मम्मी ने हमें समोसे, कचौड़ी, जलेबी, शाही पनीर और पता नहीं क्या क्या खिलाया, और शाम के समय सीधा खिचड़ी पर आ गई। अरे बेटा, खिचड़ी कौन खाता है, और वो भी मेहमानों के सामने तो खास तौर पर खिचड़ी परोसी ही नहीं जाती। हम क्या मरीज नजर आ रहे शक्ल से, जो तेरे मायके वालों ने हमें खिचड़ी खिलाकर चलता कर दिया? ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, वो क्या है ना कि मम्मी पापा और मुझे, हम सभी को इतना भारी खाना खाने के बाद बदहजमी जैसा महसूस हो रहा था। मम्मी को लगा कि शायद आप लोग संकोच में कह नहीं पा रहे, बस इसीलिए आप लोगों की सेहत खराब ना हो इसलिए मम्मी ने आप सभी के लिए खिचड़ी बना दी। मैं नहीं जानती थी कि खिचड़ी खाना आप लोगों को इतना अपमानजनक लगेगा। देखो बेटा, हमारे परिवार में कोई भी खिचड़ी की तरफ देखता तक नहीं है। अरे बीमारी में अस्पताल में भर्ती हो जाए तब भी वहां कोई खिचड़ी नहीं खाता, और तुमने तो अपने घर ले जाकर दावत के नाम पर खिचड़ी खिला दी। यह तो बिल्कुल आती ही हो गई। अरे मम्मी, मुझे पता होता ना कि भाभी अपने मायके ले जाकर हमें खिचड़ी खिलाने वाली है तो मैं तो हरगिज नहीं जाती। सच बताऊं तो खिचड़ी की शक्ल देखकर मुझे तो चक्कर ही आने लगे थे। बिल्कुल ठीक कहा तूने। कहा तो सुबह आंटी जी ने कचौड़ी और समोसे खिलाए और रात में खिचड़ी खिलाकर सारे मूड का सत्यानाश कर दिया। पूरा परिवार मिलकर श्रुति के मायके में मिली खिचड़ी की मुंह भर भर के बुराइयां कर रहा था, जिसे सुनकर श्रुति बिल्कुल उदास हो जाती है। मम्मी, आपको पता है आज मुझे जितना अपमानित महसूस हुआ है ना, उतना आज से पहले कभी महसूस नहीं हुआ। आपने मेरे ससुराल वालों के लिए जो खिचड़ी बनाई थी उसकी वजह से मुझे इतना उपहास और ताने सुनने को मिला है कि आज मेरा दिल रो रहा है। देख बेटा, तेरी शादी को 2 महीने हो गए। इन 2 महीनों में तूने अपने आप को बहुत अच्छे से साबित किया है। अपना दिल छोटा मत कर। और रही बात अगर खिचड़ी की, तो तू मेरी बेटी है, तुझे ये साबित करके दिखाना होगा। मैं समझी नहीं मम्मी, आप कहना क्या चाहती हो? देख बेटा, जैसे तूने कद्दू, पालक और चुकंदर खाना सिखाया ना अपने ससुराल वालों को, ठीक उसी तरह अब तुझे ही इन्हें खिचड़ी खिलाकर इनका गुरूर तोड़ना होगा। मैं सब समझ गई। अब आप देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। अगले दिन, मम्मी जी, आज मैंने नाश्ते में दाल के पराठे बनाए हैं। दाल तो भिगोई भी नहीं थी तूने, कच्ची दाल के ही पराठे बना देगी क्या? नहीं मम्मी जी, वो दोपहर के खाने में जो दाल बनी थी ना, वही बच गई है। उसी को आटे में गूंदकर बढ़िया से पराठे बना दिए हैं। आप खाकर देखिए ना, आपको अच्छे लग रहे कि नहीं। श्रुति के बने पराठे खाकर सास बहुत प्रसन्न हो जाती है। अरे बेटा, दाल से इस तरह से भी पराठे बन सकते हैं, ये तो हमें पता ही नहीं था। मैं तो आज तक सिर्फ दाल को भिगोकर या पीस कर ही उसके पराठे बनाती थी। अब तुम ऐसा किया करो, ये बची हुई दाल का चक्कर छोड़ो। जब भी दाल के पराठे खाने का मन हो ना, ताजी दाल बनाओ और फिर उसके पराठे सेक दो। ठीक है मम्मी जी। इसका मतलब ये है कि मेरा तीर एकदम निशाने पर लगा है। अब आप दाल के पराठे समझकर खिचड़ी के पराठे खाएंगे और उसके बाद मैं आप लोगों के अहम को टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। अगले दिन श्रुति जानबूझकर पहले खिचड़ी बनाती है, फिर उसके बाद आटे में गूंथकर उसके पराठे तैयार कर देती है। बेटा, लग रहा है मेरी बातों को सीरियसली ले लिया तूने। आज फिर दाल के पराठे बनाए हैं ना? जी मम्मी जी, ऐसे ही समझ लीजिए। खाएंगे ना? आपको तो अच्छे लगे थे। हाँ बेटा, तुम्हारे हाथ के पराठों का तो कोई जवाब ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने पराठे लेकर तुम मास्टर शेफ में चली जाओ, वहां पर भी तुम ही जीतोगी भाई।
पता नहीं क्या जादू है तुम्हारे हाथ के पराठों में, तुम सेक देती हो तो समझो अमृत घुल जाता है। मम्मी जी आप भी ना खाकर तो देखिए, ऐसे ही तारीफ किए जा रही हैं। आज ना मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया है टेस्ट के लिए। अरे बेटा तुम्हारे एक्सपेरिमेंट पर हमको पूरा भरोसा है, जो भी होगा बढ़िया ही होगा। श्रुति के खिचड़ी वाले पराठे सभी लोग बड़े आराम से खा जाते हैं और किसी को पता नहीं चलता कि आज दाल के नाम पर जो पराठे उन्होंने खाए हैं वो दरअसल दाल के नहीं बल्कि खिचड़ी के पराठे थे। अब जब से घर में सबने खिचड़ी के पराठे खाए थे, बाकी पराठों की तो मानो छुट्टी सी हो गई थी। 2 दिन बाद, भाभी नाश्ते में क्या बनाओगे? आज तो संडे है। बताओ क्या खाने का मन है? कहो तो अपने हाथ के स्पेशल पराठों का जादू चला दूं। भाभी प्लीज पराठे ही बना लो, गोभी और आलू वालों के चक्कर में मत पड़ना। आप तो अपने वही दाल के पराठे बना देना। अगर तुम्हें दाल के पराठे इतने पसंद आ गए हैं ना ननद रानी, तो एक सच जान लो। सच? कैसा सच भाभी? सच ये है कि जिस पराठों को आप लोग इतना उंगलियां चाट चाट कर खा रहे हो ना, वो दाल के नहीं खिचड़ी के पराठे हैं। वही खिचड़ी जिसे देखकर आप सबको चक्कर आने लगता है। और क्या कहा था देवर जी आपने? खिचड़ी खाना आपकी शान के खिलाफ है। तो फिर खिचड़ी के पराठे खाकर तो वाह वाह कर रहे हैं आप। अब बताइए क्या कहेंगे? कोई भी खाना छोटा या बड़ा नहीं होता, और खिचड़ी कोई ऐसा तुच्छ भोजन नहीं है कि आपके सामने आ जाए तो चक्कर आने लग जाए। बताइए, मैंने खिला दी ना आप सबको खिचड़ी। देख बहू, तेरे हाथों में स्वाद है, ये बात हम सब मानते हैं, लेकिन ये जो तूने खिचड़ी खिलाकर हमारा धर्म भ्रष्ट किया है ना, इस बात के लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। बेटा 30 साल की गृहस्थी है मेरी, मजाल है कि 30 सालों में मैंने कभी 3 बार भी खिचड़ी बनाई हो, और तूने पिछले 3 महीने में मुझे लग रहा है कम से कम 30 बार तो हमें खिचड़ी के पराठे बनाकर खिला दिए। अच्छा पागल बनाया तूने, हमारे विश्वास का गलत फायदा उठाया है तूने। बिल्कुल ठीक कह रही हो भाग्यवान तुम, इसीलिए कहते हैं बहू को इतना सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। देख लिया ना तुमने अपनी मनमानी का नतीजा, कि आज की बहू के राज में हमें खिचड़ी के पराठे खाने पड़ रहे हैं। एक एक करके सब अपना गुस्सा श्रुति पर निकाल रहे थे और श्रुति चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। कुछ देर बाद, अब खड़े होकर सिर्फ बातें ही सुनती रहेगी या जाकर नाश्ते की भी तैयारी करेगी? टाइम देखा है कितना हो रहा है? और हाँ, ये सब हो गया इसका यह मतलब नहीं है कि सब भूख हड़ताल पर रहेंगे। खाना तो सब खाएंगे। जाकर पराठे बना ले। कौन से पराठे बनाने हैं मम्मी जी? दाल के पराठे बना ले। ठीक है। और सुन, दाल में ना थोड़े चावल भी मिला लेना। वो क्या है ना, अब तूने ऐसी लत लगा दी है कि उसके बिना पराठों में स्वाद ही नहीं आएगा। सासू माँ की बात सुनकर श्रुति भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाती, और इस तरह अंत में जीत श्रुति के खिचड़ी के पराठों की होती है।